Hello, very good evening, everyone. Am I audible? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, sir. Okay. 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 So this is our second lecture on prepositions, right? हमने लास्ट लेक्चर में 6 prepositions डिस्कस की थी. साथ ही में उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि preposition क्या होती हैं, right? मीन्स हमने डेफिनेशन ली थी. prepositions हमने सारी की सारी prepositions देखी थी जो हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. उसमें से 6 prepositions और सिर्फ 6 नहीं, उनके साथ में और prepositions हमने देखी थी जिसमें हमें जनरली कंफ्यूजन होता है, जैसे बाय और विद में डिफरेंस, सिंस, फॉर, राइट, beside, besides. आई थिंक वो नहीं हुआ. अमंग, बिटवीन, besides एंड beside हमने देखा, राइट. तो आज हम अपने नंबर 7 preposition से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? Number 7, yes. Number 7 is beside and the use of besides, right? तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे. आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और किसी पॉइंट पर अगर आपको समझ नहीं आता है, ओके, तो वो पूछेगा तुरंत ही. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. बिसाइड और बिसाइड्स ये काफ़ी आसान होता है, राइट. बिसाइड्स जो होता है इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी के अलावा. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, राइट. एंड जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ही वांट्स 2 पेन बिसाइड्स 2 पेंसिल्स. मतलब 2 पेंसिल्स हैं, उसके अलावा उसे 2 पेन चाहिए, राइट. ही वांट्स 2 पेन बिसाइड्स 2 पेंसिल्स. बिसाइड का एग्जांपल है ये बिसाइड. ये बिसाइड आई थिंक ये टाइप नहीं हुआ है. बिसाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ के बगल में, राइट. बिसाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ के बगल में, ओके. सिर्फ एक एस लग जाने से, बिसाइड में सिर्फ एक एस लग जाने से उसका अर्थ ही बदल जाता है. उसका मतलब है के अलावा, राइट. अगर कोई किसी के साथ बैठा है, जैसे यहाँ पर है, रहीम वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ओके, मतलब रहीम मेरे बगल में बैठा है, राइट. जबकि यहाँ बिसाइड्स, बिसाइड में सेम स्पेलिंग है बस जिसमें एक एस लग गया, बिसाइड्स हो गया. उसका अर्थ हो गया इस चीज़ के अलावा. किसके अलावा? यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है ही वांट्स 2 पेन, उसको 2 पेन चाहिए 2 पेंसिल्स के अलावा. क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ ये थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस, राइट. बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस. आप इसमें बताइए, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, बिसाइड या बिसाइड सेट एवरीथिंग इज ऑल राइट. अगर आप बोलना चाह रहे हैं बिसाइड, क्या बोलेंगे आप? बिसाइड इट या बिसाइड सेट एवरीथिंग इज ऑल राइट. आप 1 और 2 बता सकते हैं. 1 मीन्स बिसाइड एंड 2 मीन्स बिसाइड्स, राइट. ओके, नेहा जी का आंसर आया है. नेहा जी सेज बिसाइड्स, बिसाइड्स इट, बिसाइड्स इट बिल्कुल सही है. यानी जिस भी चीज की बात हो रही है उसके अलावा, इन एडिशन टू इट एवरीथिंग इज ऑल राइट. मतलब किसी एक चीज में गड़बड़ है तो उसके अलावा बिसाइड्स इट एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो बिसाइड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, राइट. बिसाइड इज रॉन्ग. क्लियर? तो ये प्रीपोजिशन होती है. देखिए सिर्फ एक एस का ही डिफरेंस है और दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है. इसमें जनरली हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, राइट. सो दिस वाज नंबर 7. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, कंप्लेन. यस, कंप्लेन, दिस इज इम्पोर्टेंट. एग्जाम्पल देखिए जरा. कंप्लेन, कंप्लेन के साथ इतनी सारी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे टू, अगेंस्ट, ऑफ या फिर अबाउट, राइट. तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है बट स्टिल कैन यू आंसर दिस? क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? सम कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड टू या अगेंस्ट द बैंक मैनेजर
of या against the cashier, about या against his misbehavior. 3 आपके आंसर्स रहेंगे इसमें, जैसे to, of, about या against, 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 राइट, जो कि सही नहीं है, पहला भी और दूसरा भी. क्या आप आंसर कर सकते हैं, या फिर हम इसको पहले पढ़ते हैं एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर. ओके, देखिए, जब मैं लिखता हूँ कंप्लेन टू, जब मैं लिखता हूँ कंप्लेन टू, तो मतलब जिसको कंप्लेन की जा रही है उसको बताने के लिए आई यूज दिस प्रीपोजिशन टू, राइट. कंप्लेन टू, जिसको कंप्लेन दी जा रही है या जिसको कंप्लेन किसी के लिए की जा रही है, राइट, तो मैं यूज करता हूँ टू को, राइट. तो कंप्लेन टू अथॉरिटी, जिसको कंप्लेन दी जा रही है. नेक्स्ट इज कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, राइट, मतलब जिसके लिए कंप्लेन की जा रही है. तो जिस पर्सन, जिस आदमी के अगेंस्ट कंप्लेन की जा रही है उसके लिए मैं यूज करता हूँ अगेंस्ट हियर, राइट. नेक्स्ट इज कंप्लेन ऑफ या अबाउट अ सब्जेक्ट. अब उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन की जा रही है, किसी अथॉरिटी को कंप्लेन की जा रही है, कंप्लेन टू द अथॉरिटी. पर व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, पर्सन ने क्या किया है, तो उस सब्जेक्ट को बताने के लिए आई विल बी यूजिंग ऑफ या अबाउट. कंप्लेन ऑफ या कंप्लेन अबाउट समथिंग. क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब इस एग्जाम्पल को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं. बताएं जरा अपने ऑप्शंस, आपके आंसर्स क्या रहेंगे. कॉमा लगा करके आप अपने आंसर्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट. जैसे टू अगेंस्ट अबाउट या अगेंस्ट ऑफ अबाउट, राइट. बताएं जल्दी से, आंसर टाइप कीजिए प्लीज. सम कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड डैश द बैंक मैनेजर डैश द कैशियर डैश हिज मिसबिहेवियर. कम ऑन, नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. टू अगेंस्ट अबाउट, ऑल राइट, सभी के एक जैसे आंसर्स हैं. टू अगेंस्ट अबाउट, राइट. सम कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड, बिल्कुल सही है, काफी आसान था, राइट. सम कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड टू द बैंक मैनेजर, राइट, अगेंस्ट द कैशियर, क्योंकि कैशियर के अगेंस्ट हो रहा है. ऑलराइट, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, राइट, अबाउट हिज मिसबिहेवियर. क्लियर? इस स्लाइड के लिए इतना ही. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एंड हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, राइट, या आप बोल भी सकते हैं डायरेक्टली. चलें आगे, नेक्स्ट स्लाइड. नंबर 9, जैसे हमने अभी कंप्लेन देखा उसके साथ काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ, ऑफ, अगेंस्ट, अबाउट, राइट. इसी तरीके से ब्लाइंड भी एक ऐसा शब्द है जिसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन के इस्तेमाल से उसका यूसेज जो होता है वो भी अलग हो जाता है. अब क्या होता है ये देखते हैं. देखिए, ऑफ का इस्तेमाल होता है, विद का इस्तेमाल होता है और इन का इस्तेमाल होता है, राइट. एक और भी है इसका यूसेज, वो हम आगे देखेंगे. अभी इसको समझिए. ब्लाइंड ऑफ, जब मैं ब्लाइंड ऑफ किसी को बोल रहा हूँ, राइट, या किसी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ द पर्सन इज ब्लाइंड ऑफ, राइट. सो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वह एक आंख से है, मतलब जब मुझे वन आई के बारे में बताना हो देन आई विल बी यूजिंग दिस प्रीपोजिशन ऑफ, ब्लाइंड ऑफ वन आई, राइट. अगर मैं विद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लाइंड विद, तो उसके साथ आएगा बोथ आईज, राइट. मतलब अगर दोनों आंखों से अंधा है कोई, जिसको दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता, तो द पर्सन इज ब्लाइंड विद बोथ आईज, राइट. देन ब्लाइंड इन, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक आंख तो है पर कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, तो उस केस में मैं यूज करता हूँ इन. ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन द राइट आई, राइट. तो अगर एक आंख में है तो मैं लिख रहा हूँ ब्लाइंड ऑफ वन आई, अगर मैं वन आई एक्सप्रेशन का यूज करना चाह रहा हूँ. अगर दोनों आंखों में है तो ब्लाइंड विद बोथ आईज. अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट आईज या राइट आई, तो मैं यूज कर रहा हूँ प्रीपोजिशन इन का, ब्लाइंड इन द ईदर आई, राइट, इन द लेफ्ट आई और राइट आई. क्लियर? एग्जाम्पल देखिए.
while some are blind dash eyes, some are blind dash to the mistakes of their dear ones. ऑलराइट, यहाँ पर शायद मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, आप प्लीज उसे ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। वो क्या है? इट इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन टू, राइट। ब्लाइंड के साथ जब हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल? जब हम किसका यूज करते हैं? जब हम मिस्टेक्स का यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है मिस्टेक्स, राइट। व्हेन समवन इज ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स, गलतियों के प्रति जब कोई अंधा हो जाता है किसी की, राइट। जैसे भाई बहनों को अपने भाई बहनों, सगे भाई बहनों की गलतियां नहीं दिखाई देती, तो तब बोल सकते हैं that they are blind to the mistakes, right? तो यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। While some are blind dash eyes, some are blind to the mistake of their dear ones, with or in. While some are blind with, exactly. With आएगा, क्यों आएगा with? क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कौन सी आँख में, राइट। तो ब्लाइंड विद आईज मतलब आंखों के अंधे हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो अपने डियर वंस की मिस्टेक्स के प्रति क्या हैं? ब्लाइंड हैं या फिर अंधे हैं। या सो दिस वाज इट फॉर ब्लाइंड, राइट। ये एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूँ, प्लीज इसको ऐड कर लीजिएगा। टू, राइट, ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये रूल? इट इज द रूल ऑफ सिनोनिम्स। Now what is this rule of synonyms? देखिए रूल ऑफ सिनोनिम्स क्या कहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ सिनोनिम्स ये कहता है कि अगर आपको यह पता है कि किसी एक शब्द, कोई एक शब्द जो है उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आ रही है, राइट, तो उस जैसे बाकी शब्द भी होंगे वो उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं या वो उसकी तरह राइम कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर है श्योर और अश्योर, ये सिनोनिम तो नहीं है पर ये राइम कर रहे हैं, श्योर अश्योर, राइट। तो मतलब तो इनके डिफरेंट हो जाते हैं, बट क्योंकि ये राइम कर रहे हैं इसीलिए इनके साथ सेम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने ही सारे वर्ड्स हैं उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, पर अगर हम उनको ग्रुपिंग करके याद कर लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कंप्लेन के साथ कितनी सारी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, राइट। ऐसे ही हमने देखा ब्लाइंड के साथ, तो हमने ग्रुपिंग कर ली इनकी, राइट। इसी तरीके से जो सबसे आसान ग्रुपिंग होती है वो होती है राइम की। दो शब्द जो एक जैसे राइम करे, राइम करने का अर्थ होता है वो एक जैसे सुनने में, उच्चारण में एक जैसे हो, जैसे श्योर और अश्योर, राइट। श्योर के साथ अगर मुझे पता है कि प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है, तो अश्योर जो कि उसी की तरीके से राइम कर रहा है उसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होगा। क्लियर? इसी तरीके से एक पॉइंट हो गया राइम का, कि अगर राइम कर रहे हैं मतलब एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज अगर वो सिनोनिम है, मतलब अगर एक शब्द है जिसका एक अर्थ है, उसकी प्रीपोजिशन क्या है जो मुझे पता है, जैसे ये जेलस, राइट। जेलस मतलब किसी से घृणा करना, राइट। तो जेलस, जेलस में हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो एनवियस जो शब्द है वो उसका सिनोनिम ही है, इसका अर्थ भी घृणा करना ही होता है, किसी से एनवी करना या किसी से जेलसी महसूस करना। तो उसके साथ भी जेलस के साथ ऑफ आता है, तो एनवियस के साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑफ ही आएगी, राइट। तो ये है रूल ऑफ सिनोनिम्स। ये बहुत ही आसान रूल है और ये प्रीपोजिशंस को याद रखना बहुत आसान बना देता है, राइट। इसी तरीके से अब जरा नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड। लिमिटेड शब्द होता है मतलब किसी को किसी लिमिट के अंदर, किस दायरे के अंदर रखना, लिमिटेड, राइट। तो लिमिटेड के साथ हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब लिमिटेड का ही सिनोनिम होता है कन्फाइंड, राइट। ये भी लिमिट्स के अंदर आ जाता है, कन्फाइंड, राइट। लिमिटेड के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल हो रहा है, तो कन्फाइंड के साथ भी प्रीपोजिशन टू का ही इस्तेमाल होगा, राइट। ऐसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोज, क्लोज, राइट। अगर मेरे आसपास कोई है, क्लोज है, तो मैं बोलूंगा क्लोज टू मी, राइट। इसी तरीके से एडजेसेंट भी क्लोज का सिनोनिम होता है, तो एडजेसेंट के साथ भी क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए एंग्री, एंग्री के सिनोनिम्स ही है ये इंडिग्नेंट, डिससेटिस्फाइड,
राइट। और भी काफ़ी सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि एंग्री के साथ ये दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, विद और एट का, राइट। एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, विद और एट का, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इंडिग्नेंट और डिससेटिस्फाइड जो सिनोनिम्स है, इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, विद और एट का, राइट। विद का यूज हम कब करते हैं, जब लिविंग थिंग्स के साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ कोई गुस्सा है, एंग्री है, देन वी से द पर्सन इज एंग्री विद दैट पर्सन, राइट। पर कोई बात पर अगर गुस्सा है, किसी बात पर, एंग्री विद समवन एट दिस थिंग, एट दैट थिंग, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग या जो इशू है, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ इशू के लिए, राइट। तो जो इशू है उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। जिस पर्सन से गुस्सा है तो एंग्री विद दैट पर्सन एट दैट इशू, राइट। तो इसी तरीके से इंडिग्नेंट का भी इस्तेमाल होगा, डिससेटिस्फाइड का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो एंग्री के ही सिनोनिम्स है, राइट। रूल ऑफ सिनोनिम यही है और यही कहता है, राइट। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले शब्दों में भी आप रूल ऑफ सिनोनिम्स ही अप्लाई करेंगे, जैसे एक्विट हो जाएगा, राइट। एक्विट के भी जितने सिनोनिम, एक्विट का अर्थ होता है छोड़ देना, राइट। तो इसी तरीके से उन शब्दों के भी आप सिनोनिम्स देख लेंगे। अगर हम लोग जनरली जो वर्ड वोकैबुलरी यूज करते हैं, राइट, तो उसमें भी यही करते हैं, एक वर्ड हम याद करते हैं और फिर ग्रुप्स में हम उस शब्द को जोड़ते हुए काफ़ी सारे शब्द याद कर लेते हैं, है ना। इससे हमें वो सारे शब्द याद हो जाते हैं। तो अगर मुझे पता है उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो मैं इजीली बता सकता हूँ जो उसके सिनोनिम्स है उसके साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, राइट। सो ये मतलब आप मान लो ये 2000 का नोट है आपके लिए, राइट, दिस रूल ऑफ सिनोनिम्स। और ये राइमिंग, यहाँ पे ये राइम कर रहे हैं, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक शब्द है आप जानते हैं ये इस तरीके से राइम कर रहा है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन आ रहा है, तो दूसरे के साथ भी वही प्रीपोजिशन आएगी। क्लियर। तो इस स्लाइड के लिए इतना ही है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11 देखिए, अगर किसी सेंटेंस में या किसी शब्द का यूसेज आ रहा है कि किसी के प्रति, राइट, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ग्रुपिंग कर दी अगेन, राइट। प्रीपोजिशन को याद करने के लिए हमने ग्रुपिंग कर दी। क्या ग्रुपिंग की, देखिए, जैसे थैंकफुल, किसी के प्रति थैंकफुल होना, मतलब ऑब्लाइड होना, शुक्रिया अदा करना, किसी के प्रति ऐसा महसूस करना। और अब्लाइड होना, फेथफुल होना, लॉयल होना, ट्रुथफुल होना, राइट, किसी के प्रति। तो थैंकफुल टू, ऑब्लाइड टू, फेथफुल टू, लॉयल टू, ट्रुथफुल टू, समझ रहे हैं आप। तो वो इनकी ग्रुपिंग हो गई, राइट। इसी तरीके से डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, ट्रू टू, फॉल्स टू, राइट। जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो इन सभी शब्दों के साथ क्या आता है, टू। इसी तरीके से अभी हमने देखा था ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ टू कब आता है, बताएं जरा, अभी हमने पढ़ा है, टाइप कीजिए आप। इसी तरीके से अफेक्शनेट, ड्यूटी टू भी लिखते हैं, ड्यूटी टू वर्ड्स भी लिखते हैं, राइट। दिस इज माई ड्यूटी टू देम, दिस इज माई ड्यूटी टू वर्ड्स देम, राइट। एग्जैक्टली, मिस्टेक्स, गुड गुड गुड, नेहा जी, आशीष, कुसुम, लता जी, वेरी गुड। बिल्कुल, हमने यही पढ़ा कि ब्लाइंड के साथ टू तब आता है जब हम मिस्टेक्स को यूज करते हैं, राइट। मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, गुड, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम के प्रतीक का इस्तेमाल, मतलब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें के प्रतीक का साउंड आ रहा होगा, राइट, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू। मिस्टेक्स जो होती हैं उसमें भी तो ये होता है ना कि ब्लाइंड है किसके प्रति, मिस्टेक्स के प्रति, राइट। तभी हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशन टू का। क्लियर। दिस वाज नंबर 11 पॉइंट। आप ये समझ लीजिए कि ये आपको याद तो हो ही जाएगा पढ़ते ही, बट ये आपको तरीका पता चल गया प्रीपोजिशंस को याद करने का। नहीं तो प्रीपोजिशंस में बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा, राइट। ऐसे ही अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक से प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे जो भी नए शब्द आएंगे आपके सामने, राइट, तो वहाँ पर आप उसको सिनोनिम्स के हिसाब से
या ऐसे ही और शब्दों के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुप करके आपको वो इजीली याद रहेगा कि उनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन तो बहुत कम है, राइट, पर शब्द बहुत सारे हैं और वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, इनके साथ 2 आ रहा है, देखिए 12 अगेन हमने देखिए ग्रुप कर दिया। क्या ऐसे शब्द जिनका जो मीनिंग है वो आता है रोकना, किसी को रोकना, राइट, हिंडर, या फिर बचाना, सेव, रेस्क्यू, राइट, रोकना या बचाना। तो ऐसे शब्दों के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वी यूज फ्रॉम, वी यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। एग्जाम्पल्स देखिए, हिंडर, डिटर, ऑब्स्ट्रक्ट, क्या है ये? सिनोनिम्स। हिंडर फ्रॉम, डिटर फ्रॉम, ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम, राइट। सिर्फ एक शब्द का मतलब पता है, बाकी सिनोनिम्स भी अगर आपको पता है, उनका मतलब नहीं भी पता तो आप इजीली बता सकते हैं, उसके साथ फ्रॉम यूज होगा। रोकना, डिसिस्ट, डिबार, प्रिवेंट, इनका सभी का ही अर्थ रोकना है, राइट। रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, इन सबका अर्थ रोकना ही है, राइट। इसी तरीके से बचाना, रेस्क्यू, रेस्क्यू फ्रॉम, राइट। एंड व्हाट वाज दैट वर्ड, व्हाट वाज दैट वर्ड, हम लोग वो क्या में पढ़ते हैं, राइट, बचाने के लिए, आई डोंट रिमेंबर एट दिस पॉइंट, राइट। तो बचाने के लिए रेस्क्यू फ्रॉम, ओके। और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो सारे के सारे मैंने हिंडर, रोकने के लिए ही सारे शब्द लिख दिए। तो इन सभी के साथ क्या आएगा, देखिए ये सब सिनोनिम्स है। हिंडर, डेटर, ऑब्स्ट्रक्ट, डिसिस्ट, डिबार, प्रिवेंट, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, राइट। इन सभी के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो ग्रुपिंग करके जब आप याद करेंगे, इसी तरीके से बचाने के लिए आप रेस्क्यू भी लिख सकते हैं, राइट, और रेस्क्यू के बाकी सिनोनिम्स लिख सकते हैं, ओके। सो दिस वाज इट फॉर दिस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताएं। खुशबू जी, बहुत समय बाद आ रहे हैं आप ऑनलाइन। यस सर। जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो हमने ये देखा कि शब्दों के साथ प्रीपोजिशन कौन कौन सी यूज होंगी या उन प्रीपोजिशन का यूज किस तरीके से होगा, राइट, या दो प्रीपोजिशन में डिफरेंस देखे। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह जानना कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ही नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, और कहीं पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब उन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है, राइट। तो चलिए उनको ही समझते हैं और देखते हैं, राइट। ओके, these are our words: discuss, describe, attack, illustrate, enter, comprise, reach, await, right? चलिए देखते हैं। देखिए, डिस्कस के केस में अगर लिविंग थिंग, मतलब अगर आप कह रहे हो कि डिस्कस विद समवन, मतलब किसी लिविंग, किसी पर्सन के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, देन यू कैन यूज प्रीपोजिशन विद, राइट। तब आप विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। पर अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो आई डोंट नो, क्या आप कभी किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कुछ डिस्कस करते हैं? बताएं। हाँ, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो कर सकते हो, बट वी जनरली डोंट डिस्कस, राइट। तो इसी तरीके से डिस्कस, जैसे बुक्स हो गया, राइट, या कोई भी और चीज़ हो गई, वी डोंट, मतलब तब हम नॉन लिविंग थिंग्स जब हों डिस्कस के साथ तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्राइब। हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, डिस्क्राइब कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, पर हम यूज करते हैं अबाउट का। आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट दिस टॉपिक, नो, आई वांट टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक, राइट। Describe about this topic is wrong, right? I want to describe this topic, okay? I want to describe globalization, I want to describe ozone depletion, etc. Okay, next, attack। हम मिस्टेक करते हैं, अटैक ऑन दिस, अटैक ऑन दैट, नो। क्या आएगा? सिंपल, अटैक दिस, अटैक दैट, राइट। अटैक दिस प्लेस, अटैक दैट प्लेस, अटैक ऑन दैट प्लेस, गलत है, राइट। They attacked on that place, wrong. They attacked that place, right. Okay, illustrate, illustrate, I want to illustrate it,
Okay, simply we use illustrated. I want to illustrate it with this example. Illustrate का अर्थ होता है और ज़्यादा स्पष्ट कर देना, right? जैसे मैंने अभी बोला कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मतलब illustrate करना चाहता हूँ एक example से. I want to illustrate it with an example, right? Okay, मैंने अभी गलत बोल दिया. Illustrate with an example. That's wrong, right? With नहीं आएगा. I want to illustrate this example, right? Yeah, I want to illustrate with the help of an example, वो सही होगा. But I want to illustrate this point, वो सही है. But illustrate with this point, वो गलत है. Clear? Illustrate हो गया. Then enter. जब हम enter का प्रयोग करते हैं तो हम जनरली लिख देते हैं they entered into the house. वो गलत है. It should be they entered the house. Simply they entered the house, right? फिर comprise. अब देखिए comprise जो शब्द है इसका अपने आप में अर्थ होता है consist of, right? तो इसके साथ comprise जब एक्चुअली सिंपल टेंस में यूज हो, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज हो, तो इसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते. कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा. आई कैन नॉट से कंप्राइज ऑफ the class comprise of 100 students. No, that will be wrong. But यहाँ पर एक exception होता है. Exception क्या है देखिए. The commission was comprised of 9 persons. Right? Now what is the exception? यहाँ पर कैसे यूज कर लिया? यहाँ पर इसलिए यूज कर लिया, आपको पता होगा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, राइट, एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं, राइट. इसी तरीके से जब वर्ब हमारा कंप्राइज हो तो बाय की जगह पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? हम ऑफ का प्रयोग करते हैं. क्लियर? कब? जब ये पैसिव वॉइस हो. कौन सी वॉइस? पैसिव वॉइस. तब हम इसमें ये एक्सेप्शन कंसीडर करते हैं कि कंप्राइज के साथ भी ऑफ आता है, राइट. पर अगर ये एक्टिव वॉइस हो तो इसमें कुछ भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि कंप्राइज का अपना ही अर्थ होता है कंसिस्ट ऑफ. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रीच. रीच के साथ हम मिस्टेकनली एट का इस्तेमाल करते हैं. आई रीच्ड एट दिस प्लेस, आई रीच्ड एट दैट प्लेस, तो वो गलत हो जाता है. सिंपली वी शुड से आई रीच्ड दैट प्लेस, आई रीच्ड दिस प्लेस, राइट. देन अवेट. अब अवेट शब्द है. अवेट का अर्थ ही होता है टू वेट फॉर, राइट, टू वेट फॉर समवन. इसका अर्थ ही यही है. तो मैं अवेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकता. आई कैन नॉट से दैट आई एम अवेटिंग फॉर समवन. नो, आई कैन से आई एम वेटिंग फॉर समवन, बट आई कैन नॉट से आई एम अवेटिंग फॉर समवन. आई शुड से आई एम अवेटिंग समवन, राइट. मतलब मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ. अवेटिंग समवन मीन्स आई एम वेटिंग फॉर समवन. क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. देख लीजिए, अवेट मतलब होता है वेट फॉर. क्लियर? इसी तरीके से कुछ और शब्द भी हैं, जैसे टेल, एडवाइज, रिजेंबल. ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं, इनके साथ मिस्टेकनली प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल हो जाता है, राइट. पर अगर आप समझते हैं तो आप ये नहीं करते होंगे, क्योंकि टेल टू समवन, एडवाइज टू समवन, रिजेंबल टू समवन, दैट इज रॉन्ग, राइट. वी शुड सिंपली से आई टोल्ड यू. बोलते हैं ना, आई टोल्ड यू, राइट, या आई टेल यू, I advise you, yeah, he resemble her, right. Tell to, advise to, resemble to, that's wrong English, right. तो preposition का इस्तेमाल इनके साथ नहीं किया जाता. इस तरीके से emphasize word है. emphasize जनरली हम on लिख देते हैं. emphasize मतलब किसी चीज पर जोर देना, right. emphasize मतलब किसी चीज पर जोर देना. तो किसी चीज पर दे रहे हैं तो इसलिए हम emphasize on कर देते हैं. नहीं, emphasize का अर्थ ही होता है किसी चीज पर, right, जोर देना. ओके, तो एम्फेसाइज साथ ऑन नहीं आता. क्लियर? सो दीज वर ऑल राइट. स्क्रीन शेयरिंग इज स्टॉप. ओके, आपके पास कोई क्वेरी है अभी हमने जितना पढ़ा उसमें, तो बताएं प्लीज.
जी, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, राइट। अभी तक हम 13 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, बस एक लेक्चर और होगा, उसमें कुछ और एक्सेप्शंस हैं, राइट। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपके पास आएंगे, इसी पॉइंट को हम एलोबोरेट करेंगे। उसमें यह लिखा होगा कि मतलब और कौन से वर्ड्स हैं जिसमें प्रिपोजिशन तो नहीं आती पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में एक शब्द जो होता है वो वर्ब की तरीके से भी इस्तेमाल होता है और एक शब्द जो होता है वो हमारा नाउन की तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो एक केस ऐसा होता है जब वह नाउन की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, और जब वो वर्ब की तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसमें प्रिपोजिशन आ जाती है, राइट। तो वो सारे के सारे शब्द हम लोग देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे कब होती है, और सिंपल वर्ड्स कुछ होते हैं उसके साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है और उसकी मीनिंग्स उन प्रिपोजिशन के आने से किस तरीके से बदल जाती है, वो डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, इसी पर बेस्ड, एंड देन आई विल शेयर अ शीट विद यू, वो आप लोग सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस इट, राइट। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट टॉपिक में हम लोग एडवर्ब खत्म कर चुके हैं, ओके। तो एडवर्ब इज कमिंग फ्राइडे, टेस्ट के लिए आप प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। ओके, एडवर्ब्स आप प्रिपेयर करेंगे एंड ईडियम्स की वही दोनों शीट्स, राइट। अभी भी हम उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई थिंक मुझे लगा था मैं 10-10 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको टेस्ट में, बट 10 क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस एरर्स के होते हैं और 5 क्वेश्चंस ईडियम्स के होते हैं। तो 4 में सिर्फ 20 ईडियम्स किए हैं हमने, जबकि आपके पास 100 ईडियम्स हैं, राइट। तो उसको प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा। और अभी समय है आपकी जीएस की क्लास के लिए कितना, यू हैव गॉट 7 मिनट्स, राइट। तो 5 मिनट्स में फटाफट अपनी अटेंडेंस भी दे दीजिएगा, राइट। तो लिंक आपको मिल जाएगा आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। क्लास में अभी यहीं एंड करता हूँ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डायरेक्ट व्हाट्सएप में, ओके। आप कॉल भी कर सकते हैं बट पहले मैसेज कर दीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम, ओके। सी यू, गुड नाइट।